हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हुए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 रिवाइज करेंगे। अब आपको पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स की कवरेज रखता है और 59 से 60 के बीच का डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से पता है। तो 14 मार्क्स तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। या तो ये आपका स्टेट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि अभी एमटीपी जनवरी 25 में आया। आपके दो क्वेश्चन आए 7 मार्क्स ईच के एएस 21 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस 21। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Consolidated financial statements are the financial statements of a group presented as those as a single enterprise। मतलब कि पूरे ग्रुप को सिंगल एंटरप्राइज शो करके जो हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे सीएफएस। अब यहाँ पे ग्रुप का मीनिंग क्या है? अ ग्रुप इज अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज। मतलब पेरेंट कंपनी दैट इज योर होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। Section 2 subsection 87 of the Companies Act 2013 defines subsidiary company as a company in which the holding company controls the composition of the board of directors or have more than 50% of total paid up share capital equity of the subsidiary company। मतलब कि इन शॉर्ट देखो, अगर किसी भी कंपनी में आपने 51% और मोर की होल्डिंग की हुई है, सो दैट कंपनी विल बी कॉल्ड योर सब्सिडरी कंपनी एंड यू विल बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट कंपनी। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स को आप कंसोलिडेट कर रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट विल बी कवर्ड अंडर एएस 21। AS 21 does not mandate which enterprises are required to prepare CFS, but specifies the rules to be followed where such financial statements are prepared. However, as per Companies Act 2013, it is mandatory to prepare CFS। क्या समझ आया? इसका मतलब है कंपनीज एक्ट आपको मैंडेटरी करते कि आपको सीएफएस बनाना इन केस यू होगा सब्सिडरी कंपनी। हाउएवर एएस 21 आपको क्या बताता है कि अगर आप सीएफएस बना रहे हो तो उसमें आपको क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद सीएफएस इज मैंडेटरी इन इंडिया। अगर आप सीएफएस बना रहे हो तो भी आपको एसएफएस स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। होल्डिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेटेड सब्सिडरी व्हिच इज एन एलएलपी और अ पार्टनरशिप फर्म। अगर आपकी सब्सिडरी एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है, इवन देन यू हैव टू कंसोलिडेट दैट कंपनी। कंपोनेंट्स ऑफ सीएफएस क्या होता है? मतलब सीएफएस किस किस पार्ट से होता है आपको नॉर्मली भी पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो। अब इन्हीं का एक कंसोलिडेटेड वर्जन बन जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो एंड कंसोलिडेटेड नोट्स। एक्सक्लूजन्स फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, मतलब कि इन कंपनीज को सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। आपके सब्सिडरी है तब भी आप सीएफएस नहीं बनाओगे। कब? AS 21 a subsidiary company is excluded from consolidation when control is intended to be temporary। मतलब आपका कंट्रोल तो है, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर्स तो हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। Because the subsidiary company is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in the near future, generally within 12 months from acquisition। आप एक्विजिशन के विदिन 12 मंथ्स क्या कर रहे हो? आपका प्लान है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे, तो टेम्परेरी कंट्रोल है, सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। It operates under severe long-term restrictions from government, which significantly impairs ability to transfer funds to the parent। अगर जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें अगर गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शंस है कि वो अपने फंड्स किसको ट्रांसफर नहीं कर सकती? पेरेंट को, तो आप अपनी सीएफएस में उन फंड्स को अपना थोड़ी ना दिखा सकते हो अगर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो in case of restrictions on subsidiary, we are not required to prepare CFS। Exclusions of a subsidiary from consolidation on the ground that its business activities are dissimilar from those of other enterprises within the group is not justified। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 4 सब्सिडरी है और चारों को क्या है, बिजनेस अलग अलग है तो हम उनको कंसोलिडेटेड करेंगे। नहीं, चाहे उनका बिजनेस डिफरेंट है, सब्सिडरी तो आपकी है ना, तो आप उन सबको कंसोलिडेट करके अपना सीएफएस प्रिपेयर करोगे। यहाँ तक का जो भी आपने ये पढ़ा ये सारा रीडिंग पर्पस था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार रीड कर लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली, ठीक है। अब आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इंपॉर्टेंट है आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल शैल बी कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन टू कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व।
आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब निकालना होता है? डेट ऑफ एक्विजिशन में। डेट ऑफ एक्विजिशन का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही बेसिक मीनिंग है, जिस दिन भी आपने शेयर्स एक्वायर करे, होल्डिंग में जिस दिन शेयर्स एक्वायर करे सब्सिडरी कंपनी के, दैट विल बी कॉल्ड डेट ऑफ एक्विजिशन। फॉर दिस चैप्टर वी विल बी कॉलिंग इट DOA। ओके, तो उस दिन आपको क्या निकालना होता है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। निकलता कैसे? इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले आप देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने बोला कि आपने किसी कंपनी में एक्वायर करने पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, COI मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने उसके शेयर्स एक्वायर करने के लिए पैसे लगा दिए 50 लाख रुपए, और आपको क्या मिला? उसके एसेट्स मिले, शेयर इन नेट एसेट्स। कितना मिला आपको? 40 लाख रुपीज। अब ये बताओ, जब को किसी चीज में मिल शेयर रहा है 40 लाख का, आपने एक्वायर करने में कितने पैसे लगा दिए? 50 लाख रुपीज। तो आपने जो एक्स्ट्रा 10 लाख दिए, 10 लाख रुपीज दिया, वैसे ही तो नहीं दिए होंगे। तो हम वो किस चीज का पे करते हैं? गुडविल का। तो हमने डिफरेंस देखा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी 50 लाख की, एसेट्स मिले 40 लाख के, तो आपने 10 लाख रुपीज पे कर दिए एक्स्ट्रा गुडविल की। अगर केस होता कि आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी आपकी 50 लाख की, लेकिन आपको शेयर इन नेट एसेट्स कितना मिल गया? 75 लाख। इस केस में आपको ज्यादा मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, आपको शेयर ज्यादा मिल रहा है। तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा 25 लाख, दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व। एकदम बेसिक है, और आपको पता है यही बेसिक क्वेश्चन विद जस्ट फ्यू एडजस्टमेंट्स आपका 7 मार्क्स का है। आपको क्या निकालना था? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो आपने देखा आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, उसमें से शेयर इन नेट एसेट्स निकाल दो, आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब देखो ये कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय होल्डिंग कंपनी, आपको एक गिवन रहती है, लेस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरीज शेयर कैपिटल, जो आप बोल रहे हो नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो आपका बचता है दैट इज योर नेट इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। अब यहीं पे हम शेयर कैपिटल रिजर्व्स को अलग अलग लिखते हैं। तो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी शेयर कैपिटल, जितना आपका शेयर था, सपोज उसकी कैपिटल थी 10 लाख, आपने बोला हमने उसमें एक्विजिशन कर रखा है 70% का, तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? 7 लाख रुपीज। और आपको लेस करना होता है शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरीज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। मतलब कि आपको उसके पूरे के पूरे रिजर्व्स नहीं, जिस दिन आपने एक्वायर करा, जो भी आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्विजिशन करा 1 अप्रैल 23 को, दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उस दिन आपकी शेयर कैपिटल थी 10 लाख, और आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस था फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज। आपने बोला हमने उसके 70% शेयर्स एक्वायर करे, तो शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा कितना हो गया? 7 लाख रुपीज, और इसमें आपका हिस्सा कितना हो गया? 3.5 लाख रुपीज। तो टोटल आपके पास आ गई 10.5 लाख के नेट एसेट्स। अब आपका केस 1 है, केस 1 में अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है आपकी 12 लाख, आपका शेयर इन नेट एसेट्स है 10.5 लाख, तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगी, कितने की? 1.5 लाख की। अगर दूसरा केस होता, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी सपोज 9 लाख, आपको शेयर इन नेट एसेट्स मिला 10.5 लाख, ज्यादा मिल गया कम इन्वेस्टमेंट करके, तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 1.5 लाख का। आई होप इट इज क्लियर। आपको डेट ऑफ एक्विजिशन भी देखना है, शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा कितना है, और उस दिन के रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका हिस्सा कितना है। तो मतलब कि जिस दिन हम एक्वायर करें, डेट ऑफ एक्विजिशन, उससे पहले के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, दे आर कॉल्ड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। If the resultant amount is positive, it will be treated as goodwill, otherwise it shall be treated as capital reserve. कुछ important notes हैं. Date of acquisition refers to the date in which holding company acquires shares of subsidiary company. अभी हमने डिस्कस करा, जिस दिन आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, that will be your date of acquisition. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब जो आपने अर्न नहीं करे हैं आपके बिजनेस में एक्विजिशन से पहले वाले रिजर्व्स एंड सरप्लस है। रेफर्स टू प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय सब्सिडरी कंपनी बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन बाय होल्डिंग कंपनी। एक एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन अगर आपकी है 1 अप्रैल 23, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ₹1 लाख।
ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आगे बताती हूँ आपका। हमने अभी तक क्या देखा, 1 अप्रैल 23 है डेट ऑफ एक्विजिशन। उस दिन वो कह रहे हैं आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस है 1 लाख रुपीज। देन दे सेड 31 मार्च 24 दैट इज योर डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिस दिन आप कंसोलिडेशन करोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, उस दिन आप कह रहे हो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1.8 लाख। तो एक्विजिशन के दिन वाले रिजर्व्स एंड सरप्लस आर योर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड एनी प्रॉफिट अर्नड आफ्टर दैट इज योर पोस्ट एक्विजिशन। तो इसके केस में आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न करा, क्लोजिंग बैलेंस 1.8 है, ओपनिंग बैलेंस वाज 1 लाख, तो आपका जो डिफरेंस है 0.8 लाख वाज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, दैट विल बी योर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर? हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सिर्फ प्री वाला अमाउंट देखना होता है, पोस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा वो आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, आपका इसमें आ गया 1 लाख प्री था एंड कंसोलिडेशन की डेट पे 1.8 लाख था। हेयर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स विल बी रुपीज 1 लाख। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर एक्विजिशन, जैसे हमारे एग्जांपल में 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 के बीच में जो आपने प्रॉफिट्स अर्न करे, रेवेन्यू प्रॉफिट्स विल बी 1.8 माइनस 1 दैट इज 0.8 लाख। इसका हम क्या करेंगे, it shall be added to reserves and surplus or losses of holding company under respective heads। आप उसको क्या करोगे, होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर दोगे जितना भी उसका शेयर होगा। क्लियर? तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या देखा, आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लो, उसमें से क्या लेस कर दो, शेयर इन नेट एसेट्स। शेयर इन नेट एसेट्स मतलब जितना आपका शेयर कैपिटल में हिस्सा है और जितना आपका किस में हिस्सा है, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में। आपको सिर्फ अपना शेयर लेस करना है। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि आप पूरा का पूरा शेयर कैपिटल या पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस कर देते, नहीं, जितना होल्डिंग का हिस्सा है सिर्फ उतना लेस करो। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पॉजिटिव है गुडविल, नेगेटिव है कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अब आपका एक आता है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि ये अभी आपका MTP जनवरी 25 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है। जैसे मैंने बोला, अगर आपने 70% शेयर्स ले रखे हैं तो रिमेनिंग 30% भी तो किसी के पास होंगे ना, जो नॉर्मल पब्लिक है या किसी के पास भी होंगे, वो 30% क्या होते हैं, माइनॉरिटी। ठीक है? अगर आपने बोला आपके पास शेयर्स 85% होल्डिंग कंपनी के पास, तो 15% माइनॉरिटी। आपके पास 65% शेयर्स थे तो 35% माइनॉरिटी। मीनिंग समझ आ गया माइनॉरिटी का, जो भी शेयर्स होल्डिंग के पास नहीं है, बैलेंसिंग फिगर विल बी योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ अ सब्सिडरी attributable to interest which is held by outsiders. Minority interest shall be presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and equity of parents shareholders। इसको आप सेपरेटली दिखाते हो, बताओ कहाँ पे इसको शो करते हैं। आप बैलेंस शीट बनाते हो, पहली हेडिंग क्या बनती है आपकी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या दिखाते हैं, याद करो अपना शेड्यूल 3 याद करो। शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या क्या चीजें दिखाते हैं, शेयर कैपिटल आती है आपकी, और क्या आता है इसमें, आपका आता है इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या दिखाना होता है, इन जनरल आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और ये सब चीजें आती है, बट वो तो आपको जनरली क्वेश्चन में नहीं गिवन होता। आप इसके बाद इन जनरल क्या दिखाते हो, नॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी से पहले और शेयर होल्डर्स फंड के बाद ये बीच में आपकी एक हेडिंग आएगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है? इसको आपको एक सेपरेट हेडिंग बनाना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये आपका नंबर हो जाएगा 3 और ये आपका नंबर हो जाएगा 2, राइट? अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट कैसे होगा, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो भी हिस्सा सब्सिडरी का होल्डिंग का नहीं है वो किसका हो जाएगा, माइनॉरिटी का। शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन सब्सिडरी शेयर कैपिटल, इन सब्सिडरीज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसमें पता है आपको 2 बार ही निकालने को हो सकता है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग निकाल सकते हैं, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ लेते हैं। अब बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपके पास क्या क्या होगा, शेयर कैपिटल होगी, उसमें आपको माइनॉरिटी का हिस्सा देखना है,
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होंगे उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा देना है। पोस्ट एक्विजिशन तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे होंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो तो एक्विजिशन के बाद वाले। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन में आप उसको कंसीडर करते हो। जैसे कि हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वन आपके स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन। आपका इतना सा क्वेश्चन आया हुआ है 7 मार्क्स में। आपको ये चीजें बता रखी है, सब्सिडरी कंपनीज ABCD, उसमें परसेंटेज शेयर्स ओन्ड आपके कितने हैं होल्डिंग के, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दी, डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल का बैलेंस, P&L का बैलेंस, कंसोलिडेशन की डेट पे शेयर कैपिटल और P&L का बैलेंस बता रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। डेट ऑफ एक्विजिशन पे देखो, अगर होल्डिंग कंपनी के 90% शेयर्स है तो माइनॉरिटी का शेयर कितना होगा 10%। शेयर कैपिटल कितनी है 1 लाख की, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने 50,000 के, तो टोटल 1,50,000 में से 10% किसका होगा माइनॉरिटी का 15,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000 का 10%, आपको 1,30,000 का 15% आपका कितना होगा 19,500 माइनॉरिटी का। देन 15 प्लस 20 70,000, और माइनॉरिटी का शेयर कितना है 80% होल्डिंग का है तो 20% माइनॉरिटी का, मतलब 14,000 इज ऑफ माइनॉरिटी। ये आ गया आपका डेट ऑफ एक्विजिशन पे। अब डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे भी निकालना है, ये याद रखना, कभी कभी आप मिस कर देते हो। आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पे अलग निकालना है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे अलग निकालना है। कंसोलिडेशन के डेट पे देखा कि आपके पास, सपोज हम केस 1 देखते हैं, 1 लाख प्लस 50,000 ये प्रॉफिट्स तो थे ही। ड्यूरिंग द ईयर भी आपने कुछ प्रॉफिट अर्न करा, कितना प्रॉफिट अर्न करा? आपका क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, ओपनिंग बैलेंस वाज 50,000, तो ड्यूरिंग द ईयर वाला प्रॉफिट आपका कितना हो गया 70 माइनस 50, 20,000 वाज योर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट। तो 1,20,000, 1,50,000 प्लस 20,000, टोटल आपका हो गया 1,70,000 इंटू 10%, दैट इज 70,000 पीरियड माइनॉरिटी इंटरेस्ट 17,000। सेकेंड केस में देखो 1 लाख प्लस 30,000 आपका ओपनिंग था, और उसमें ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न करा? ड्यूरिंग द ईयर तो आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। आपका ओपनिंग था 30, क्लोजिंग है 20, 10 आपका लेस हो जाएगा, और जो आपका अमाउंट बचेगा उसमें से आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लोगे। इस तरह से आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। देन आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी के सेकंड पार्ट में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालनी। गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमेशा कब निकलते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपने देखा कि आपने इन्वेस्टमेंट करी थी फर्स्ट केस में 1,40,000 की, आपको हिस्सा कितना मिला 1 लाख की, शेयर कैपिटल में 90% मिला, मतलब कि 90,000 रुपीज मिले, और आपको क्या मिला 50,000 का 90%, मतलब कि 45,000। गुडविल या कैपिटल रिजर्व में तो आप सिर्फ क्या लेते हो प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट लॉस लेते हो ना, क्योंकि वो वाले पोस्ट वाले तो बाद में अर्न करे, हमें डेट ऑफ एक्विजिशन का चाहिए। तो आपको 90 प्लस 45 1,35,000 के आपको नेट एसेट्स मिले। इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी 1,40,000 की, तो आपने 5,000 ज्यादा कर दी, सो 5,000 विल बी योर गुडविल। ऐसे आप चारों केसेस का कैलकुलेट कर दोगे, राइट। अब थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कि पोस्ट वाले प्रॉफिट्स में होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है। यहाँ पे आपका पोस्ट प्रॉफिट कितना था, क्लोजिंग 70, ओपनिंग 50 था, ड्यूरिंग द ईयर आपने 20,000 अर्न करा था, 20,000 में से 90% किसका था होल्डिंग कंपनी का था, तो 18,000 आपका पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर आ जाएगा, जो आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड हो जाएगा। आपके खुद के प्रॉफिट्स में से आप ये वाला प्रॉफिट भी ऐड कर दोगे। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, इस तरह से आपको करना है। अगर होल्डिंग का 90% तो रिमेनिंग 10% माइनॉरिटी का, उसमें आप देख लो कि कितना शेयर कैपिटल में हिस्सा है, कितना आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में हिस्सा है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद आपका क्या आता है, देन आपका टॉपिक आता है कंसोलिडेशन प्रोसीजर। कंसोलिडेशन प्रोसीजर एकदम सिंपल है, आपका बेसिक वाला प्रोसीजर अभी हम कर रहे हैं, इसमें आगे एडजस्टमेंट्स आएंगी, अभी हम कर रहे हैं एकदम बेसिक प्रोसीजर कंसोलिडेशन प्रोसीजर। सबसे पहले आप ये बताओ, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी होती है तो बैलेंस शीट में पहली चीज क्या आती है आपकी? पहली चीज आपकी आती है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आप क्या लिखते हो शेयर कैपिटल। अब
आप होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज कर रहे हो, तो ये बताओ आपको दोनों की शेयर कैपिटल का हिस्सा दिखाना चाहिए इसमें। बट सब्सिडरी में जितना आपका शेयर कैपिटल का हिस्सा था वो आपने कहीं पहले एडजस्ट कर दिया, कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम, तो उसको आप दोबारा से लिखने की नहीं है। तो शेयर कैपिटल हमेशा यहाँ पे सिर्फ किसकी आती है, होल्डिंग कंपनी की, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में जितना आपका हिस्सा था उतना आप पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में एडजस्ट कर चुके हो। उसमें आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व आया होगा, गुडविल आया तो इंटेंजिबल एसेट्स में दिखा देंगे, कैपिटल रिजर्व आया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा देंगे। तो अब देखो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या अमाउंट आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ मर्ज कर रहे हैं ना, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में होल्डिंग के जो रिजर्व्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, फिर सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन वाले रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में आपका कितना शेयर है इनटू परसेंटेज होल्डिंग वो आ जाएगा, क्योंकि हमने जो एडजस्ट करे थे प्री एक्विजिशन वाले तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कर दिए, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में आपका जितना हिस्सा है वो लिख दो। और आपका क्या आएगा, अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम आपका कैपिटल रिजर्व आया था तो वो भी आपका कहाँ पे आ जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ठीक है, कैपिटल रिजर्व इफ एनी एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये आ गया आपका। फिर उसके बाद आप क्या दिखाते हो, एक हमने बीच में हेडिंग पढ़ी थी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आपको क्या दिखाना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे आएगा आपका, माइनॉरिटी का जितना भी शेयर होगा किस चीज में, शेयर कैपिटल में, प्री वाले रिजर्व्स एंड सरप्लस में, पोस्ट वाले रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इन सबको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी होल्डिंग, ठीक है, ये आपका टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे, नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, सबको आप लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करते जाओगे। ये आपका एकदम बेसिक मैंने बताया है, इसमें अभी आपके एडजस्टमेंट्स भी होंगी, लेकिन आपका बेसिक प्रोसीजर क्या रहता है, आप देखो बैलेंस शीट स्टार्ट होती है शेयर कैपिटल से, शेयर कैपिटल में होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लिख दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में होल्डिंग के पूरे रिजर्व्स आ जाएंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर करती है। सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में जितना आपका शेयर है, होल्डिंग का शेयर है उतना आ जाएगा, और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते टाइम आपका कोई कैपिटल रिजर्व आया था तो। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकालना सीखा था, शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी का हिस्सा, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी का जितना हिस्सा है। फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, सो भी आपके सब है लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड होते जाएंगे। ये आपके स्टेप्स है, कैलकुलेट गुडविल कैपिटल रिजर्व, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिया, 2 वर्किंग नोट्स बन जाएंगे आपके। फिर यहाँ से शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी दिखा दो एज शेयर कैपिटल इन CFS, बिकॉज शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडीज ऑलरेडी एडजस्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग कंपनी दिखा दो, शेयर इन ऑफ होल्डिंग कंपनी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 इफ एनी, स्टेप 1 वाज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। Add all other assets and liabilities of subsidiary company on line by line basis. Example, add trade receivables of holding and subsidiary to calculate consolidated trade receivables. इसमें आपने इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स और स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट होगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक आपके कुछ एडजस्टमेंट्स आएगी जिसको अब अभी डिस्कस करेंगे। ये आपका नॉर्मल कंसोलिडेशन का प्रोसीजर था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। इस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्वेश्चन बैंक का, और ये स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है आपका। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एज एट 31 मार्च 11 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो आपको एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस दिन आपका एक्विजिशन हुआ है, किस दिन कंसोलिडेशन कर लो, क्योंकि आपको प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखने होते हैं। आपको कंसोलिडेशन करना है 31 मार्च 11 का आपको, और H लिमिटेड रिक्वायर्स द शेयर्स ऑफ H लिमिटेड ऑन 31 मार्च 11। जिस दिन एक्विजिशन हुआ है उसी दिन का कंसोलिडेशन कर रहे हो, तो जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, प्री, क्योंकि सारा कुछ पहले का है, बाद का तो अभी हमने बात ही नहीं करी। इसके बाद 31 मार्च 2012 एंड ऑनवर्ड्स जो भी आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे दैट विल बी पोस्ट। तो इसमें आपको डिटेल्स दे रखी, पीपी, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, ये सारी डिटेल्स है। हमने स्टेप 1 देखा था।
सबसे पहले तो आपको परसेंटेज होल्डिंग पता होनी चाहिए। आपने बोला होल्डिंग कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी, 20,000 शेयर्स। टोटल उसके शेयर्स कितने थे, शेयर कैपिटल है 2,50,000 और हर शेयर है 10 का। तो सब्सिडरी कंपनी के टोटल 25,000 शेयर्स उसने इशू कर रखे थे, जिसमें से 20,000 होल्डिंग कंपनी के पास है। तो शेयर कितना आ गया, 80% होल्डिंग का और 20% माइनॉरिटी का। देन आपने देखा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है आपको, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। आपने इन्वेस्टमेंट करी है 2,20,000 की, गिवन थी ये रही आपकी 2,20,000 की इन्वेस्टमेंट है, ये आपको जनरली गिवन ही होती है। उसके बाद आप देखोगे आपका शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा था, 20,000 शेयर्स है आपके 10 वाले 2 लाख, और हमने देखा कि आपका सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्री है। तो 1 लाख का 80% 80,000 आपका प्री एक्विजिशन P&L में हिस्सा हो गया। 2 लाख और 80,000 आपको टोटल एसेट्स कितने के मिले, 2,80,000 के। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 2,20,000, तो आपका 60,000 का क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में आपको निकालना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किससे आता है, माइनॉरिटी का हिस्सा शेयर कैपिटल में, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में। शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, 2,50,000 में से 2 लाख तो होल्डिंग का था, तो 50,000 किसका हो गया, माइनॉरिटी का। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स 1 लाख में से 20% माइनॉरिटी का है, मतलब 20,000। पोस्ट एक्विजिशन की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि एक्विजिशन वाली डेट में ही कंसोलिडेशन हो रहा है। तो माइनॉरिटी का हिस्सा कितना आ गया, 70,000। ये आपका माइनॉरिटी शेयर आ गया। आगे क्या करना है आपको, बेसिक कंसोलिडेशन प्रोसीजर। हम शेयर कैपिटल किसकी दिखाएंगे, होल्डिंग कंपनी की, 5 लाख रुपीज हमने दिखा दी। रिजर्व्स एंड सरप्लस हम किसके दिखाएंगे, होल्डिंग के दिखाएंगे 2 लाख, प्लस सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन में आपका शेयर जो कि यहाँ पे नील होगा क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स नहीं है, प्लस कैपिटल रिजर्व अगर कोई बना था तो यस आपका 60,000 का कैपिटल रिजर्व बना था, वो दिखा दो 2,60,000। उसके बाद हमने बोला सारे एसेट्स लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करो। पहले देखो आपकी लायबिलिटी क्या है, आपके पास ट्रेड पेबल्स है 1,70,000 प्लस 50,000, तो ट्रेड पेबल्स आपके करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे 2,25,000। ये आपका टोटल हो गया लायबिलिटी साइड का। फिर एसेट्स आपके पास पीपी है 5 लाख प्लस 3 लाख, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड कर दो, आपके पास कितने के एसेट्स हो गए, 8 लाख के। और क्या एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स तो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, अब आपको अलग से इन्वेस्टमेंट दिखाने की नीड नहीं है क्योंकि वो आपने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में यूज कर लिया। फिर आपके पास क्या आ गया, करंट एसेट्स कितने, 1,55,000 और 1 लाख। टोटल करंट एसेट्स कितने हो गए आपके पास, 2,55,000 की। आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, या आप नोट्स बना दोगे। नोट्स वर्किंग नोट्स हमेशा अच्छे से बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड वर्किंग नोट्स इज अ डिफरेंट थिंग। वर्किंग नोट्स में आप अपना गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब आप वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करोगे, या आप बैलेंस शीट से पहले भी दिखा सकते हो, क्वेश्चन के एंड में भी दिखा सकते हो। लेकिन ये नोट्स टू अकाउंट्स हमेशा आफ्टर बैलेंस शीट आते हैं और आपको प्रॉपरली बनाने होते हैं। शेयर कैपिटल जैसे आपने यहाँ नोट नंबर 1 लिखा और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 आ गया, ये आपने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। देन रिजर्व्स आपने बोला कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट से आ रहा है, ये आ गया, और उसमें आपने ऐड कर दिया होल्डिंग का P&L। सेम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते थे, और ये सबके अपने एसेट्स लायबिलिटीज आपने ऐड कर दिए। तो इस तरह से आपका कंसोलिडेशन का बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। फिर आपकी आती है कुछ एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एसेट की वैल्यू कम होना या ज्यादा होना। इन केस अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन फॉलोइंग एडजस्टमेंट शैल बी मेड। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन पे कुछ भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है, अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी। अब आप एक चीज देखना, सपोज आपने एक्विजिशन करा 1 अप्रैल 23 को, आप एक्विजिशन कब कर रहे हो, 1 अप्रैल 23 को। डेट ऑफ एक्विजिशन, इस दिन पे सब्सिडरी की बुक्स में कोई पीपी दिखा रखी थी, कितने की दिखा रखी थी, 10 लाख रुपीस की, ये है इसकी बुक वैल्यू, ठीक है। लेकिन होल्डिंग कंपनी कह रही है कि नहीं, हम तो इसको कितने की मान के चलेंगे, 15 लाख की, ये हम मान रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू। आपने AS10 में पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर सकते हो, तो इस केस में ये क्या हो रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन बाय 5 लाख रुपीस, ठीक है जी। सब्सिडरी ने अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में नहीं करा, उसने 10 लाख पे दिखा रखा है, आपने सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए उसको कितने का माना है, 15 लाख का, क्लियर।
अब आप देखते हो ऑन 31 मार्च 24 यहाँ पे इसका डेप्रीसिएशन भी लगा होगा, तो डेप्रीसिएशन अगर हम मान लेते हैं @10%, राइट। होल्डिंग को जब सब्सिडरी ने अपने फाइनेंशियल्स भेजे होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, तो उसने कितने पे डेप्रीसिएशन लगाया होगा? ऑब्वियसली जो वैल्यू उसने अपनी बुक्स में दिखा रखी है, उसने क्या दिखा रखी है? 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख इंटू 10%, अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी डेप्रीसिएशन कितना होगा? 1 लाख रुपीज। बट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन डेप्रीसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना होगा? 15 लाख इंटू 10%, दैट इज 1.5 लाख। यहाँ तक आपको डेटा समझ आया? अब देखते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। जो एसेट सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में 10 लाख की दिखा रखी है, हम उसको दिखा रहे हैं 15 लाख का, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो आपका पीपी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 5 लाख रुपीज से। आप कह रहे हो क्रेडिट क्या करें? AS10 याद है? AS10 में हम क्या क्रेडिट करते थे? रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते थे इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन गेन। बट यहाँ पे जो आपकी प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं ना, उसमें आपको बाइफरकेट करने की नीड नहीं होती कि ये P&L है, ये जनरल रिजर्व है, कुछ नहीं, ये हम टोटल बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स है। अब आप रिवैल्यूएशन करो डेट ऑफ एक्विजिशन पे, तो आपकी कहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ के रिजर्व से एडजस्ट होगा? प्री वाले से। याद रखना आपका रिवैल्यूएशन होता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, तो उसमें कोई भी गेन कोई भी लॉस होता है वो कहाँ पे से एडजस्ट होता है? आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड लॉस में से। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे? 2 प्री P&L 5 लाख, आप किसको क्रेडिट कर दोगे? प्री वाले प्रॉफिट एंड लॉस को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन में एसेट इंक्रीज हो गया, प्री P&L क्रेडिट हो गया। अब आपने देखा ड्यूरिंग द ईयर इस पे कुछ डेप्रीसिएशन भी लगा है। डेप्रीसिएशन कहाँ से चार्ज हुआ होगा? पोस्ट वाले प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो ड्यूरिंग द ईयर का है, तो पोस्ट वाले P&L से चार्ज होगा। तो आपने देखा कि सब्सिडरी ने 1 लाख का डेप्रीसिएशन चार्ज करने के जो प्रॉफिट बचे वो आपको भेजा है। आप कह रहे हो 1.5 लाख का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, तो आप कह रहे हो कि 50,000 का प्रॉफिट और कम होना चाहिए। कम होना चाहिए तो कम कर दो। कौन से वाला? पोस्ट वाला। पोस्ट वाला P&L आप डेबिट कर दो, पोस्ट P&L टू पीपी, और पीपी की वैल्यू को कम कर दो 0.5 लाख से, मतलब कि 50,000 का डेप्रीसिएशन और लगा दो। ये याद रखना, रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस कहाँ से चार्ज होएगा? आपका प्री P&L से। रिवैल्यूएशन गेन और डेप्रीसिएशन, इनहांस्ड या डिक्रीज डेप्रीसिएशन हमेशा पोस्ट P&L से। ये आपका डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट। इसका एक और केस कर लेते हैं जिसमें डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है आपका। अगर आपका 1 अप्रैल 23 वाज योर डेट ऑफ एक्विजिशन, आप कह रहे हो सब्सिडरी ने बोला बुक वैल्यू है 15 लाख, आप कह रहे हो कि फेयर वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। उसी एग्जांपल का अपोजिट लिया है मैंने। डेप्रीसिएशन का रेट पड़ी 10%। 31 मार्च 24 को सब्सिडरी ने डेप्रीसिएशन कितना लगा के दिया होगा? 1.5 लाख। आप कितना कह रहे हो डेप्रीसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 1 लाख होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, पीपी आपका कम हो जाएगा, 2 पीपी कितने से? 5 लाख, और आपका प्री वाला P&L डेबिट हो जाएगा, मतलब कि आप लॉस उससे चार्ज कर दोगे 5 लाख। डेप्रीसिएशन के लिए अब आपको पोस्ट वाला, अब डेप्रीसिएशन तो सब्सिडरी ने ज्यादा लगा रखा है, आप कह रहे हो कम लगना चाहिए था, तो आप क्या करोगे? पीपी को वापस इंक्रीज कर दोगे 0.5 लाख, और टू पोस्ट P&L इसको वापस से क्रेडिट कर दोगे 0.5 लाख। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा आपका? एक तो जो आपका एसेट पे जो भी वैल्यू पे डिफरेंस आ रहा है उसको आप बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखा दोगे। दूसरी चीज प्री P&L आपने कहाँ यूज करा था? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में, उन दोनों पे इफेक्ट आ जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चला? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको प्री एंड पोस्ट P&L का कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स दिखानी पड़ती है, तभी आप करेक्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग किससे करनी है? एडजस्टेड P&L निकालने से, फिर आप अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालोगे। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट आ जाएगा। इसको एक बार रीड करते हैं। इन केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन दैट इज फेयर वैल्यू बीइंग ग्रेटर देन बुक वैल्यू 15 लाख 10 लाख, पीपीई अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 5 लाख टू प्री P&L 5 लाख। एडिशनल डेप्रीसिएशन से आपका पोस्ट वाला P&L डेबिट होगा 0.5 लाख टू पीपी
0.5 लाख। ये आपका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था, अपोजिट केस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। द अबव एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द स्टैंड अलोन बुक्स ऑफ ईदर द सब्सिडरी और द पेरेंट, दे आर रिकॉर्डेड ओनली इन CFS assuming subsidiary company does not follow रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर एक बात बताओ, सब्सिडरी ने भी रिवैल्यूएशन लगा रखा होता, सेम वैल्यू पे आप ले रहे हो, तो वो एडजस्टमेंट थोड़ी होती, फिर तो आपको उसको एडजस्ट करना ही नहीं पड़ता ना। यहाँ पे तो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो मतलब क्या है, सब्सिडरी ने जो फाइनेंशियल्स भेजा आप उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हम ये कहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, CFS में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस एक्विजिशन इज डन ड्यूरिंग द ईयर, एग्जांपल सन 30 सितंबर, देन फर्स्ट कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड देन कैलकुलेट रिवैल्यूएशन गेन लॉस। अगर आपका ये था 1 अप्रैल 23, एक्विजिशन हुआ 30 सितंबर 23 का, आपको एक्विजिशन के डेट की फेयर वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख, बुक वैल्यू दे रखी है आपको 1.2 लाख, किस दिन की, 1 अप्रैल की। तो क्या ये दोनों कंपेरेबल है? ऑब्वियसली नोट ना, आपको 30 सितंबर की बुक वैल्यू चाहिए, तो इस दिन की बुक वैल्यू पे यहाँ तक 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करो और फिर जो आपकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कंपेरेबल, ठीक है। Increase decrease in pre or post acquisition profits as calculated above shall be a portion between holding and minority in ratio of their percentage of shares on। वो अपने आप proportion हो जाएगा। जब एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे ना, तो आपके प्रॉफिट लॉस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे और उतने ही शेयर आपका किस में जाएगा, होल्डिंग कंपनी में या माइनॉरिटी में। अब इसमें कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स बचे आपकी डिविडेंड की, और थोड़ा से टॉपिक्स और बचे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू।